A very good morning to all of you. Hopefully we are doing well and last टर्न पर हम लोगों ने कॉकरोच के सारे सिस्टम्स के बारे में बात कर लिया था. अभी तक 2 लेक्चर हमने इसमें कवर कर लिया है. आज का अपना लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का and today we are going to talk about the reproductive system and the whole of the process of reproduction in cockroach. कॉकरोच के पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है. तो बहुत ध्यान से सुनिएगा. कॉकरोच के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसमें एक बात ये याद रखें कि कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. व्हाट डू मीन बाय दैट? उसका मतलब ये है कि कॉकरोच में मेल और फीमेल कॉकरोचेस एक दूसरे से दिखने में अलग होते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाई मतलब 2, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, तो 2 अलग अलग फॉर्म्स. इसका मतलब मेल कॉकरोचेस अलग होते हैं, फीमेल कॉकरोचेस अलग होते हैं. लास्ट दिन पर बताया था मेल और फीमेल कॉकरोच को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, पहचानना है, तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? एनल या कॉर्डल स्टाइल के बेसिस पर. बताया था ना ये बात कि उनके एंड रीजन में 2 अपेंडेज निकले हुए होते हैं, उन्हें एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल हम लोग कह देते हैं. उसके बेसिस पर तो मेल और फीमेल अलग होते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर हम लोग क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं. तो ध्यान से देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए एब्डोमिनल पार्ट हम लोग कॉकरोच का दिखा रहे हैं. सपोज दिस इज द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द कॉकरोच और इस एब्डोमिनल पार्ट में आप ऐसे समझिए कि सपोज दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स. ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, है ना. और इसमें से जो चौथे से लेकर के छठा सेगमेंट है, 4th, 5th एंड 6th, तो चौथे से लेकर के जो छठा सेगमेंट है वहां पर बेसिकली पाया जाता है एक जोड़ा टेस्टिस का. 4th to 6th सेगमेंट. और इस तरीके से आप समझिए, इस टेस्टिस को हम लोग दूसरे कलर से दिखाते हैं. ये देखिएगा, ये इस तरीके से ये एक टेस्टिस इधर दिखाया है. दिस इज 1 टेस्टिस एंड दिस इज द अदर टेस्टिस. तो 4th से लेकर के चौथे से लेकर के छठे सेगमेंट में एक जोड़ा टेस्टिस का पाया जाता है. हर टेस्टिस में 3 से 4 है ना लोब्स पाए जाते हैं और हर लोब में कई सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना. ईच टेस्टिस हैज अबाउट 1 2 3, ये 3 दिखाया है, यहाँ पर भी 3 दिखाया है, लेकिन 3 से लेकर के 4 टेस्टिकुलर लोब्स पाए जा सकते हैं, लोब्स पाए जा सकते हैं और हर लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स हो सकते हैं. सो ये बात याद रखिएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द टेस्टिस, है ना. और इसके अंदर क्या है? 3 से 4 लोब्स हैं और हर लोब में मेनी, सेवरल या मेनी, बल्कि हम लोग कहते हैं मेनी लोब्यूल्स. हर लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं. मेनी लोब्यूल्स आर प्रेजेंट. लोब्यूल्स, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो टेस्टिस है, इनसे अराइज होता है एक जोड़ा वास डिफरेंस का. इस तरीके से ये देखिएगा, वास डिफरेंस इस तरीके से, और बल्कि इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि ये पूरा लूप होकर के नीचे जाता है और फिर जो है जैसे ये ऐसे थोड़ा सा और यहाँ से दिखाते हैं हम लोग. ये देखिएगा, ये आगे लूप होकर के ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से भी और इस तरफ से भी, आप ऐसे समझ लीजिए. सो इट गोज एंड लूप्स ओवर हियर और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है और जिसे हम लोग कहते हैं सेमाइनल वेसिकल्स. और ये सेमाइनल वेसिकल्स के जरिए ये खुलता है इजैकुलेटरी डक्ट में. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट. तो ये बात पूरी समझिए. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली वास डिफरेंस. ये वास डिफरेंस है. तो यहाँ एक वास डिफरेंस इस टेस्टिस से, यहाँ एक वास डिफरेंस इस टेस्टिस से, और ये दोनों वास डिफरेंस आकर के खुलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट में. लेकिन किसके जरिए होते हुए? सेमिनल वेसिकल्स के जरिए होते हुए. तो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली सेमिनल वेसिकल्स. इन सेमिनल वेसिकल्स के जरिए होते हुए ये खुलता है किसमें? इजैकुलेटरी डक्ट में. इजैकुलेटरी डक्ट.
और एक बात और मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बताऊं, ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ना, इनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अभी पूछा गया है 2-3 साल पहले ही नीट में कि सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। यही सेमिनल वेसिकल्स वाले रीजन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मशरूम ग्लैंड्स, और इन मशरूम ग्लैंड से ऐसे ट्यूब्यूल्स निकले हुए होते हैं। दे आर स्मॉल ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स हम लोग कहते हैं, एंड दे आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो ये मशरूम ग्लैंड्स हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर मशरूम ग्लैंड्स। और ये मशरूम ग्लैंड्स बेसिकली इसमें ट्यूब्यूल्स है ना, और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं और शॉर्ट या स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल्स है। वहीं पर सेमिनल वेसिकल्स वाले ही रीजन में एक और ग्लैंड पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इट इज कॉल्ड एज मशरूम ग्लैंड्स, है ना। मशरूम ग्लैंड्स हैं, और ये जो मशरूम ग्लैंड्स हैं इसमें देयर आर 2 ट्यूब्यूल्स, देयर आर स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड देयर आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, है ना, एंड देयर आर लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। और ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, ये बात याद रखें, इनके टिप पर, है ना, यूरिकोस ग्लैंड पाया जाता है। यूरिकोस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट at tip of this long tubule, यूरिकोस ग्लैंड। कुछ याद आया यूरिकोस ग्लैंड से? लास्ट टर्म पर जब एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यूरिकोस ग्लैंड भी पाया जाता है जो इनके अंदर एक्सक्रीशन में मदद करता है। याद आई ये बात? तो ये बात याद रखिएगा, सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, बिकॉज ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मशरूम ग्लैंड्स होते हैं। मशरूम ग्लैंड्स में स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं। जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है उनके टिप पर यूरिकोस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब समझ गए ना, हीमोलिम्फ में से वेस्ट मटेरियल को छान कर करके वो कहां पर रिलीज आउट कर देते हैं? इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बेसिकली रिलीज आउट करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके अंदर वैसे तो एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड है, लेकिन इनके अंदर वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं होता है। एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग कह देते हैं पोटेशियम यूरेट, और ये जो पोटेशियम यूरेट है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिक एसिड में, और फिर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो इनिशियली पोटेशियम यूरेट उनके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, वो कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर पोटेशियम यूरेट अगर ऑप्शन में है तो वो टिक करेंगे, अगर पोटेशियम यूरेट नहीं है, यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड टिक करेंगे। वही चीज कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल शॉर्ट ट्यूब्यूल्स हो गए। फिर ये क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट है। इसको थोड़ा सा और इतना वाइड नहीं बना रहा है ना, इसको और थोड़ा सा पतला थोड़ा सा दिखाते हैं। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट। अच्छा, एक और ग्लैंड यहां पर है, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ दिस वन, ये एक ग्लैंड है जिसे हम लोग फैलिक ग्लैंड कहते हैं या कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज फैलिक ग्लैंड, या इसी को और क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। कॉन्ग्लोबेट, BATE, कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, है ना। याद रखिएगा, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और इससे एक अलग से सेपरेट डक्ट डायरेक्टली बॉडी के बाहर जो मेल गोनोपोर है वहां पर जाकर के खुलता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये 10 सेगमेंट है, और 10 सेगमेंट वाले रीजन में ही पाया जाता है मेल गोनोपोर। गोनोपोर मतलब समझ रहे हैं ना, जो मेल का ओपनिंग है बेसिकली यहां पर, दिस इज द मेल गोनोपोर। और ये मेल गोनोपोर, तो एक तो एजैकुलेटरी डक्ट हो गया, और एक क्या हो गया? डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। व्हाट इज दिस? दिस इज डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। तो ये पूरा देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटीरियर हमने बता दिया। एक जोड़ा टेस्टिस का पाया जाता है, किस सेगमेंट में पाया जाता है? चौथे से लेकर के छठे सेगमेंट में। हर टेस्टिस में कितने लोब्स होते हैं? 3 से 4 लोब्स। हर लोब में कई सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और ईच टेस्टिस गिव्स राइज टू वास्ट डिफरेंस। ये वास्ट डिफरेंस आकर के खुलता है एजैकुलेटरी डक्ट में, लेकिन किसके जरिए? सेमिनल वेसिकल्स के जरिए। सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। और वहीं सेमिनल वेसिकल वाले रीजन में एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसे मशरूम ग्लैंड कहते हैं। और जो मशरूम ग्लैंड है इसमें लॉन्ग और शॉर्ट ट्यूब्स पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं।
जो शॉर्ट ट्यूब्यूल्स हैं और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स के टिप पर यूरिकोस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। और फिर वहीं पर एक और ग्लैंड पाया जाता है फैलिक ग्लैंड, या उसी को कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड कहते हैं। उसका एक अलग से डक्ट है जो डायरेक्टली मेल गोनोपोर में जाकर के खुलता है। और यहां ये जो मेल गोनोपोर वाला हिस्सा है, यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और जिन्हें हम लोग फेलोमेयर्स कहते हैं। इसमें कई बार इस तरीके का बेसिकली क्लॉ टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। देयर आर स्ट्रक्चर्स समवॉट लाइक दिस, है ना। इन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? इन्हें हम लोग फेलोमेयर्स कह देते हैं। व्हाट आर दे कॉल्ड? दीज आर हार्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज फेलोमेयर्स। तो ये फेलोमेयर्स हैं, या उन्हीं को बेसिकली मतलब मेनली उनको फेलोमेयर्स ही कहते हैं, बात समझ रहे हैं, या गोनापोफाइसिस भी कह देते हैं। तो एक राइट फेलोमेयर है, देयर इज अ राइट फेलोमेयर, देयर इज अ लेफ्ट फेलोमेयर एंड देयर इज अ वेंट्रल फेलोमेयर। एक छोटा सा यहां पर और पाया जाता है, वेंट्रल फेलोमेयर उसे कह देते हैं, वेंट्रल फेलोमेयर। तो ये बात याद रखिएगा, ये मेल गोनोपोर वाले हिस्से में, एंड वाले हिस्से में ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। प्लस मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया ही है जो सिर्फ मेल्स में पाया जाता है, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल हम लोग उसे कह देते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज द एनल स्टाइल और इट इज कॉल्ड एज द कॉर्डल स्टाइल। इसे एनल स्टाइल या कॉर्डल स्टाइल कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर कॉर्डल स्टाइल कहीं पर दिया हुआ हो, है ना। इट इज द एनल स्टाइल और यू कैन से इट इज द कॉर्डल स्टाइल, है ना। दिस इज द कॉर्डल स्टाइल, या इसी का एक और नाम क्या है? मेनली उसको तो एनल स्टाइल ही बोलते हैं, लेकिन कभी सवाल में आपको कॉर्डल स्टाइल भी दिख जाएगा। तो ये पूरा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझा दिया। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पर्म वास डिफरेंस के जरिए कहां जाता है? सेमिनल वेसिकल्स में जाता है। सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर रहता है, वहां सेमिनल वेसिकल्स में ये स्पर्म को आपस में ग्लू कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, ताकि उसकी हैंडलिंग आसान हो जाए, ताकि उसको हैंडल आसानी से किया जा सके। अच्छा, और चिपकाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्पर्म बॉल में। इट इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्म बॉल, और वो जो स्पर्म बॉल है उसके बाहर एक कवरिंग कर दी जाती है बाय द सिक्रीशन ऑफ द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। या जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है वो कुछ सिक्रीशन निकालते हैं और स्पर्म बॉल के बाहर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं, और अब उसे हम लोग स्पर्मेटोफोर कहने लगते हैं। फिर से सुनिएगा, स्पर्म कहां प्रोड्यूस है? टेस्टिस में। कैसे भेजा गया? वास डिफरेंस के जरिए। कहां भेजा गया? सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स में क्या हुआ? स्टोरेज हुआ। स्टोरेज के साथ साथ और क्या हुआ? सारे स्पर्म को एक साथ ग्लू करके स्पर्म बॉल बना दिया गया, और फिर वहीं पर जो मशरूम ग्लैंड्स के लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं उनका कुछ सिक्रीशन होता है, उसके सिक्रीशन से ये स्पर्म बॉल के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा दी जाती है, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर, PHORE, स्पर्मेटोफोर। बात समझ गए? अब क्या होना है? अब ये रिलीज होगा एजैकुलेटरी डक्ट के जरिए। एजैकुलेटरी डक्ट में इस स्पर्मेटोफोर के बाहर एक और मेम्ब्रेन की कवरिंग चढ़ा दी जाती है। नाउ द स्पर्म बॉल इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स, one membrane secreted by the long tubules of mushroom gland and the second membrane secreted by the duct, ejaculatory duct। बात समझ में आ गई? ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है ना, इसकी मेम्ब्रेन सिक्रीट, इसकी मतलब यहां पर सिक्रीट होता है दूसरा मेम्ब्रेन स्पर्मेटोफोर के ऊपर या स्पर्म बॉल के ऊपर, और फिर फाइनली ये स्पर्म बॉल और बाहर निकलता है। एट द एंड जब जस्ट वो रिलीज होने वाला होता है, ये जो फैलिक ग्लैंड है इसके सिक्रीशन से एक मेम्ब्रेन और चढ़ा दी जाती है, मतलब स्पर्मेटोफोर के ऊपर या स्पर्म बॉल के ऊपर तीन कवरिंग्स, तीन मेम्ब्रेन्स है। The spermatophore it consists of 3 layers or 3 coverings or 3 membranes. One membrane secreted by the long tubules of mushroom gland, the second membrane secreted in the ejaculatory duct, and the third membrane secreted by the secretions of the phallic gland. तो ये बात हमने यहां तक आपको समझा दिया कि कैसे वो स्पर्मेटोफोर या स्पर्म बॉल यहां से रिलीज होता है ना। और स्पर्म बॉल के बारे में हमने क्या आपको बताया कि जैसे मान लीजिए स्पर्म बॉल है, बहुत सारे स्पर्म इसमें एक साथ गुच्छे में हैं, एक साथ बेसिकली ग्लू किए हुए हैं। ये ग्लू किसने किया है? वही सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन है। दीज आर ऑल ग्लू टुगेदर।
और फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि देयर आर 3 कवरिंग्स, वन कवरिंग सिक्रीटेड बाय द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड, द सेकंड कवरिंग सिक्रीटेड बाय द ejaculatory duct, and the third covering that is secreted by the secretions of the phallic gland. तो ये है पूरा क्या, स्पर्मेटोफोर, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे। अंदर ये क्या है, दिस इज स्पर्म बॉल, इसे स्पर्म बॉल कह देते हैं, दिस इज स्पर्म बॉल। ये पूरा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया। अब इसी तरीके से हम लोगों को डिस्कशन करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक सेपरेटली अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत ही केयरफुली इसके बारे में भी समझिएगा। Let's talk about the female reproductive system. Female reproductive system. तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी इसी तरीके से दिखाता हूं। ये उसका एब्डोमिनल रीजन है। सपोज दिस इज देयर एब्डोमेन, है ना, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनाना चाह रहा हूं। दिस इज देयर abdominal part, ठीक है, रफली लेट्स कंसीडर दिस। ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड सेगमेंट है, ये फोर्थ सेगमेंट है, ये फिफ्थ सेगमेंट है, ये सिक्स सेगमेंट है, और उसके बाद और सेगमेंट्स तो ही हैं। जो सेवन सेगमेंट है वो थोड़ा सा बोट शेप का है। ये 7 सेगमेंट है, और आप याद है ना भाई, 7 स्टर्नम जो है किसमें, फीमेल कॉकरोचेस में वो बोट शेप का होता है। ये 7 सेगमेंट है मान लीजिए, है ना। तो इस तरीके से उनका एब्डोमेन आप देख रहे हैं। उनके एब्डोमेन में कौन कहां से स्टार्ट किया है, ये सेकंड सेगमेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ एंड ये सेवेंथ। तो उनके सेकंड से लेकर के छठे सेगमेंट तक, सेकंड से लेकर के छठे सेगमेंट में एक जोड़ा ओवरी का पाया जाता है। और ऐसे आप समझ लीजिए, ये एक ओवरी ये है इस तरीके से, और ये फिर ये दूसरी ओवरी ये है इस तरीके से। दिस इज द सेकंड ओवरी, और है ना, ये दोनों खुलते हैं किसमें, ओविडक्ट में। दे बोथ ओपन अप इनटू ओविडक्ट। तो ये ओवरी है, और ये ओवरी के अंदर इस तरीके से बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं, और इन कंपोनेंट्स को ओवेरियोल्स कहते हैं। हर ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स, है ना। ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी, अबाउट 8 ओवेरियोल्स। 8 ओवेरियोल्स पाए जाते हैं हर ओवरी के अंदर। ऐसे समझ लीजिए कि आई हैव ड्रॉन 8 ओवेरियोल्स इस तरीके से। ऐसे यहां पर भी इस तरफ भी हम लोग ऐसी सेम दिखाते हैं कि है ना, रफली आई एम ड्रॉइंग इट, जस्ट डोंट बी वेरी मच, है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने रफली ये पूरा दिखा दिया आपको कि सपोज कर लीजिए ये दो, मतलब एक जोड़ा ओवरी का है। ये ओवरी में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरियोल्स कहते हैं, ओवेरियोल्स। और हर ओवरी में कितने, 8 ओवेरियोल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, है ना। तो ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ 8 ओवेरियोल्स, लगभग 8 ओवेरियोल्स इसमें पाए जाते हैं हर ओवरी के अंदर। सो इट इज अ पेयर ऑफ ओवरी, ये ओवरी का एक पेयर है, ये है ना। ये किस सेगमेंट में लोकेटेड है, ये सेकंड से लेकर के 6th सेगमेंट में लोकेटेड है। तो ओवरी लोकेटेड इन दी 2nd to 6th सेगमेंट, सेकंड से लेकर के 6 सेगमेंट्स में ये पूरा लोकेटेड है। अच्छा हाँ, एक और बात याद रखिएगा, इनके 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में, ये 5वां, ये क्योंकि यहां पर आया तो मैं बता देता हूं, 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में एक ग्लैंड पाए जाते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, जिसे स्टिंक ग्लैंड कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज स्टिंक ग्लैंड। स्टिंक मतलब फाउल स्मेल रिलीज करने वाले ग्लैंड्स। तो वो एक ऐसे ग्लैंड होते हैं कॉकरोच के पास जिसके मदद से वो अपने एनिमी को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। स्टिंक ग्लैंड्स, STINK, स्टिंक, है ना, दैट इज अ फाउल स्मेल रिलीजिंग ग्लैंड। कहां पर पाया जाता है, 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच में पाया जाता है, स्टिंक ग्लैंड्स,
है ना, तो ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा हाँ, अब चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हमने बताया आपको कि ये मान लीजिए दोनों दो ओवरी हैं, इन दोनों ओवरी से क्या अराइज होता है, एक एक ओविडक्ट, इट ओपन्स अप इनटू एन ओविडक्ट, ये खुलता है किसमें, ओविडक्ट में, और ये ओविडक्ट दोनों फ्यूज होकर के एक साथ वेजाइना बना लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज ओविडक्ट, ये क्या है, इसको ओविडक्ट कहते हैं। और ये ओविडक्ट किसमें खुलता है, आकर के एक कॉमन स्ट्रक्चर में, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेजाइना कह देते हैं। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड, वेजाइना। और ये वेजाइना फिर फाइनली खुलता है एक चैम्बर में, और इस चैम्बर को हम लोग जेनाइटल चैम्बर कह देते हैं या ब्रूड चैम्बर कह देते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज द जेनाइटल चैम्बर और द ब्रूड चैम्बर, है ना। इसको मतलब और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड या और सिमेट्रिकल टाइप का हम लोग दिखाते हैं, बहुत एकदम राउंडिश तो नहीं होता है, बस इसको ऐसे कंसीडर कर लीजिए। और यहां पर ओपनिंग होती है, और यहां पर एक मतलब अनइक्वल साइज्ड एक जोड़ा पाउच का होता है, और इन्हें स्पर्मेथिकल पाउच कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड, स्पर्मेथिकल पाउच इसे कह देते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड स्पर्मेथिकल पाउच। और प्लस ये याद रखिएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्रूड चैम्बर, और यू कैन से इट इज अ ब्रूड पाउच, है ना। इसको है ना, ये ब्रूड चैम्बर है या ब्रूड पाउच है, और इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसी से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स निकले हुए हैं, और इनको हम लोग कोलैटरल ग्लैंड्स कहते हैं। साइड में इस तरीके से जो लेफ्ट वाला है ना, ये लेफ्ट और राइट, ये एक जोड़ा जो है कोलैटरल ग्लैंड का पाया जाता है, और प्लस इसमें जो है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग गोनापोफाइसिस कहते हैं। देयर आर समवॉट स्ट्रक्चर्स लाइक दैट, काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें गोनापोफाइसिस कहा जाता है। यहीं पर एक ओपनिंग पाई जाती है, और इस ओपनिंग को फीमेल गोनोपोर कह देते हैं। व्हाट इज दिस ओपनिंग कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज फीमेल गोनोपोर, इसे फीमेल गोनोपोर कहा जाता है, गोनोपोर। तो ये बात याद रखिएगा, ये पूरा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटलाइन आपको दिखा दिया है। एक जोड़ा ओवरी का पाया जाता है, हर ओवरी के साथ ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं उन्हें ओवेरियोल्स कहा जाता है। और याद रखिएगा कि 8 ओवेरियोल्स एक ओवरी में, 8 ओवेरियोल्स दूसरे ओवरी में। दोनों ओवरी ओपन अप होती हैं किसमें, ओविडक्ट में, और ओविडक्ट दोनों फ्यूज होकर के कन्वर्ट हो जाते हैं या ओपन अप हो जाते हैं वेजाइना में। वेजाइना फाइनली ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर या ब्रूड चैम्बर, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड एज जेनाइटल चैम्बर, इसे जेनाइटल चैम्बर हम लोग कह देते हैं। इस जेनाइटल चैम्बर में ही सब कुछ सारा बेसिकली फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ होता है। और ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर बेसिकली जो गैमीट्स हैं वो रिलीज किए जाते हैं। अच्छा, स्पर्मेथिकल पाउच जो है या स्पर्मेथिका उसको बोलते हैं, उसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं। जब ओवम यहाँ पर आ जाते हैं तब स्पर्म वहाँ से रिलीज किए जाते हैं। एक जोड़ा बेसिकली ग्लैंड का पाया जाता है, और उसे हम लोग कौन सा ग्लैंड कह देते हैं, कोलैटरल ग्लैंड। व्हाट आर दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एज कोलैटरल ग्लैंड्स, इसे हम लोग कोलैटरल ग्लैंड कहते हैं, और दोनों तरफ पाया जाता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। इसका काम क्या है, वही ऊथीका का फॉर्मेशन करना है। और ये इस तरीके से पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोगों को अगला टॉपिक जो इसमें डिस्कस करना है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे दोनों में मीटिंग होती है, कैसे एक्चुअल में ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नाउ, बिकॉज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बात करते हैं। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटिंग और रिप्रोडक्शन, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं, कॉकरोचेस के अंदर जो मीटिंग सीजन है वो लगभग मार्च से लेकर के सितंबर तक होता है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा घर में कॉकरोच वगैरह नज़र आएंगे। सर्दियों में कॉकरोचेस घर में से गायब हो जाते हैं या नज़र नहीं आते हैं, उस टाइम वो बेसिकली छिपे हुए रहते हैं या व्हाटएवर। बट यहाँ पर याद रखिएगा कि मार्च से सितंबर तक का टाइम इनका मीटिंग सीजन है, एक बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग द मीटिंग सीजन द फीमेल हैज सर्टेन काइंड ऑफ glands which release hormones, and these hormones are ectohormones और pheromones। तो ये कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो हवा में रिलीज करते हैं, एक्टो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, एक्टो हार्मोन्स या फेरोमोन्स। दे आर कॉल्ड एज एक्टो
एक्टो हार्मोन्स और फेरोमोन्स। याद रखिएगा सभी लोग, जो हार्मोन बॉडी से बाहर, बॉडी एक हार्मोन्स नॉर्मली जो हार्मोन्स हैं वो तो बॉडी के अंदर ही काम करते हैं, उन्हें तो एंडो हार्मोन्स या नॉर्मल हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, है ना, और ये जो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं उन्हें एक्टो हार्मोन्स कहते हैं या फेरोमोन्स कहते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन में द फीमेल इंडिविजुअल रिलीजेस फेरोमोन्स और एक्टो हार्मोन्स, फेरोमोन्स या एक्टो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। बात समझ में आ गई? दो बातें। तीसरी बात, होता क्या है, जो मेल कॉकरोच है दैट एक्चुअली सेंसेस द फेरोमोन एंड कम्स टुवर्ड्स द फीमेल, फीमेल के करीब आता है और लगभग 1 घंटे तक मीटिंग चलती है। और उस 1 घंटे में होता क्या है, ये जो मेल इंडिविजुअल है उसका जो लेफ्ट फेलोमेयर है उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टिटिलेटर, एक हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज टिटिलेटर, टिटिलेटर, है ना, ये एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है। ये बात याद रखिएगा कि द बेसिकली द मेल इंडिविजुअल में जो लेफ्ट फेलोमेयर है या उसी को गोनैपोफाइसिस भी कहते हैं, उस मेल गोनैपोफाइसिस में एक हुक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस हुक जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं? टिटिलेटर, है ना, याद रखिएगा। दैट हुक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिटिलेटर, TITILATOR, टिटिलेटर उसे कहते हैं। ठीक है, वो टिटिलेटर के मदद से क्या करता है, वो अपने टिटिलेटर के मदद से जो फीमेल का गोनोपोर है, गोनोपोर मतलब फीमेल के बॉडी में जो ओपनिंग है उसमें उस हुक को डाल करके उस ओपनिंग को ओपन करता है ना। वो जो लेफ्ट फेलोमेयर में एक हुक जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है उसको टिटिलेटर या उसको स्यूडोपेनिस भी कहते हैं, इसको कॉल्ड एज स्यूडोपेनिस। उस स्यूडोपेनिस को इंसर्ट करके उस रास्ते को खोलता है, फीमेल गोनोपोर के ओपनिंग को खोलता है। और ओपनिंग को खोलने के बाद जो स्पर्मेटोफोर्स है ना, उस स्पर्मेटोफोर को फीमेल गोनोपोर के जरिए ये पूरा जो है फीमेल के गोनोपोर के जरिए बॉडी में इंसर्ट कर देता है। ये काम लगभग 1 घंटे चलता है। तो 1 घंटे में जो मेल कॉकरोच है वो अपने टिटिलेटर के मदद से जो फीमेल गोनोपोर है उसको खोलता है और सारे स्पर्म बॉल्स को या स्पर्मेटोफोर्स को वहां पर रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद लगभग 24 घंटे लगते हैं, है ना, जो फीमेल कॉकरोच है उनके अंदर लगभग 24 आवर्स लगते हैं। वो जो स्पर्मेटोफोर है उसमें से ये जो बाहर की कवरिंग्स है उसको बाहर डिस्पोज कर देते हैं और सारे स्पर्म को स्पर्मेथिकल पाउच में या स्पर्मेथिका में ये अरेंज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो याद रखिएगा, मेल ने ये स्पर्मेटोफोर डिपॉजिट कर दिया फीमेल के बॉडी में फीमेल गोनोपोर के जरिए। फीमेल गोनोपोर के जरिए जब वो पूरा स्पर्मेटोफोर अंदर डिपॉजिट हो गया, स्पर्मेटोफोर की कवरिंग तो फीमेल बाहर निकाल देती है, लेकिन जो सारे स्पर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर देती है कहां पर? स्पर्मेथिकल पाउच। स्पर्मेथिकल पाउच में पूरा बेसिकली जो पूरे स्पर्म्स हैं वो इकट्ठा है, भरे हुए हैं। अच्छा, अब क्या होता है? अब उसी मूवमेंट पर जो फीमेल्स की दोनों ओवरी हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं चेन ऑफ ओवम। चेन ऑफ ओवम का मतलब ओवम 8 ओवेरियोल है ना, तो ये 8 ओवेरियोल 8 ओवम का पूरा एक चेन बनाते हैं। तो ये बात याद रखना है कि दिस चेन ऑफ ओवम इज प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल ओवरी। तो 8 इधर से और 8 इधर से ये दोनों जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। कहां पर? ये 8 का जो पूरा चेन है ये मतलब यही यहां पर बेसिकली जेनाइटल चैम्बर के अंदर ये रिलीज कर दिए जाते हैं। और जब ये यहां पर आकर के अरेंज हो जाता है, अब यहां से जो स्पर्म का पूरा जो स्पर्म पूरा इकट्ठा था कहां पर? स्पर्मेटिकल पाउच में, वो स्पर्म्स पूरा यहां पर रिलीज किए जाते हैं। द स्पर्म्स आर रिलीज्ड ओवर हियर और उन स्पर्म्स का यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि सारे ओवम जो पूरा चेन ऑफ ओवम है वो सब यहीं पर स्पर्म उसके साथ फ्यूज करता है और इन एग्स को फर्टिलाइज कर देता है। These eggs are being fertilized by the sperm। और 2 चेन है फर्टिलाइज्ड एग्स के, और इन 2 चेन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग को फिर जो फीमेल है उसके जो कोलैटरल ग्लैंड्स हैं उसको एक पैकेट में, पूरा इस तरीके का एक पैकेट होता है, उस पैकेट में पैक कर देते हैं ये पूरे दोनों को मिला करके। तो आप ऐसे समझ लीजिए, वो पैकेट तो मैं अब एक ही तरफ दिखा पाऊंगा, ये ऐसे समझ लीजिए एक पैकेट होता है, ये पूरा चेन भी इसी के अंदर आ जाता है। इस तरीके का एक पैकेट होता है, इसको कहते हैं ऊथिका। उस ऊथिका में सबको पैक कर दिया जाता है। आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा वो जो फर्टिलाइज ओवम है ये पूरा
अंदर भेज दिया जाता है। तो 8 है ना टोटल, तो 3 and 6 and 2A, तो ये 8 जो है फर्टिलाइज्ड एग को इस ऊथिका में पैक कर दिया जाता है। और इस ऊथिका में पैक करने के बाद ये ऊथिका ये अपने बॉडी से बाहर निकाल करके ये ऐसे कोई सरफेसेस देखते हैं जो जहां ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाले वगैरह में जो कहीं पर दीवार वगैरह होती है उसके ऊपर ये उस ऊथिका को पूरा ऐसे चिपका देते हैं या अटैच कर देते हैं। हाँ, ये बात याद रखना है, मॉइस्ट या डैम्प जगह चाहिए। उस ऊथिका के अंदर पूरा वही 8 फर्टिलाइज्ड एग्स के दो मतलब ऐसे 2 बंडल्स पाए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 16 फर्टिलाइज्ड एग ऊथिका में पैक होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हुआ, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर नहीं, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। कहां? जेनाइटल चैम्बर में हुआ। फर्टिलाइज एग को फिर क्या किया गया? एक ब्राउनिश कलर के पैकेट में पैक कर दिया गया। उस ब्राउनिश कलर के पैकेट को हम लोग कहते क्या है? ऊथिका कह देते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऊथिका। इट्स कॉल्ड एज ऊथिका। और फिर इस ऊथिका को अरेंज कर देते हैं किसी डैम साइड में या डैम सरफेस पर। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैंने पूरी बात आपको समझा दिया। एक लास्ट बार फिर से सुन लीजिए। जो मेल इंडिविजुअल है उसने अपने मेल टिटिलेटर के मदद से फीमेल गोनोपोर को खोलता है। इस टिटिलेटर को स्यूडोपेनिस भी कहते हैं। उसके जरिए फीमेल गोनोपोर को खोल करके जो स्पर्म बॉल्स हैं या स्पर्मेटोफोर्स है उसको रिलीज कर देता है फीमेल के बॉडी में। फीमेल की बॉडी में ये बाहर की कवरिंग को बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है और जो स्पर्म्स हैं उनको इस स्पर्मेथिकल पाउच में या स्पर्मेथिका में स्टोर कर दिया जाता है। उस मोमेंट पर अब फीमेल के बॉडी में ये जो ओवम के 8 और 8 चेन बनते हैं उसको ला करके छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है जेनाइटल चैम्बर में। जेनाइटल चैम्बर में अब स्पर्मेथिका में से स्पर्म भी रिलीज किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा जेनाइटल चैम्बर में होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनको पैक कर दिया जाता है एक ब्राउनिश कलर के एनवेलप में, कह सकते हैं उसको ऊथिका कहते हैं। ऊथिका को फिर वो किसी डैम साइट पर या सरफेस पर ले जाकर के अटैच कर देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, एक फीमेल अपने लाइफ में लगभग 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। एक ऊथिका है, एक फीमेल अपने लाइफ में 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। और हर ऊथिका के अंदर ये वैसे तो आइडियल वैल्यू 16 फर्टिलाइज एग्स होते हैं, लेकिन हम लोग एक रेंज अगर बोले तो 14 to 16। कभी कभी कुछ ओवम फर्टिलाइज नहीं भी हो पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनी रीजन, देयर मे बी मेनी रीजंस, बट यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हर ऊथिका के अंदर कितना? लगभग 14 से लेकर के 16 एग्स या फर्टिलाइज्ड एग्स पाए जाते हैं एक ऊथिका में। और एक फीमेल अपने जिंदगी में कितना? 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। अच्छा, डेवलपमेंट टाइम है लगभग 4 से लेकर के 8 हफ्ते। 4 से 8 हफ्ते मतलब लगभग वही 1 से लेकर के 2 महीने। तो ये जो डेवलपमेंट है कॉकरोच का वो लगभग जो है 4 से लेकर के 8 हफ्ते में होता है, 4 to 8 वीक्स। और एक और बात याद रखना है, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है उसे पोरोमेटाबोलस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस, और इसका मतलब यह है कि इट अंडरगोज थ्रू सेवरल निम्फल स्टेजेस। इनके यंग वंस को निम्फ कहते हैं, NYMPH। तो सेवरल निम्फल स्टेजेस इनके लाइफ में आप देखेंगे। और लगभग 13 बार मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग मतलब आपने देखा होगा ना, कॉकरोच के तमाम वैरायटीज आपने देखे होंगे। एकदम छोटा सा चल रहा है बिल्कुल, मतलब किसी एकदम छोटा सा, मतलब वो कॉकरोच नजर ही नहीं आता, लगता ही नहीं है। इस तरीके का आप देखेंगे कॉकरोच चल रहा है। कभी थोड़ा सा ये बड़ा और एक और स्टेज आप देखेंगे कि उसके पीछे ऐसे कुछ इस तरीके का निकला हुआ होता है, थोड़ा बहुत इस तरीके से। ये ब्राउनिश कलर की बॉडी है, ये बहुत तेज तेज चल रहा है। फिर आप देखेंगे इससे थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर। तो ऐसे 13 माउल्टिंग के स्टेजेस होते हैं, तब जाकर के एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इनके अंदर जो डेवलपमेंट है दैट इज पोरोमेटाबोलस, बिकॉज इट गोज थ्रू सेवरल निम्फल स्टेजेस। इनके यंग वंस को या जुवेनाइल फेज को निम्फ बोलते हैं, NYMPH। तो सेवरल निम्फल स्टेजेस के थ्रू ये गुजरते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू एन एडल्ट। तो इनके अंदर मैंने क्या बोला कि इनका जो बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो पोरोमेटाबोलस टाइप का है। 4 से लेकर के 8 हफ्ते लगते हैं डेवलपमेंट। और फाइनली द एडल्ट इज बीइंग रिलीज्ड आउट। इट हैज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दैट इट कॉजेज सेवरल, मतलब ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं और इसी वजह से हम लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। तो दे आर पेस्ट्स ऑफ ऑल होम्स, मेनी होम्स यू कैन से,
और इनसे हमें दूर रहना चाहिए बिकॉज दे आर नोन टू बी अ सोर्स ऑफ मेनी डिजीजेस। बात समझ गया? तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। पूरा कॉकरोच के बारे में डिटेल में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। पहले लेक्चर में पूरा उसका इंट्रोडक्शन, पूरा उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। दूसरे लेक्चर में सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, सेंसरी सिस्टम पढ़ा। और आज लास्ट लेक्चर में हमने पूरा उनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने लगभग 3 लेक्चर में कवर कर लिया। इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को छोटे छोटे मतलब शॉर्ट में और बहुत रैपिडली लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।